नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। पानी की तरह बिकता तेजाब और उससे तबाह होती न जाने कितनी ही मासूम जिंदगियां। तेजाब के जहरीले हमलों ने न जाने कितनों के अरमानों का गला घोंटा और न जाने कितने ही परिवारों के सपनों की चिता जलाई। तेजाब का हमला न सिर्फ किसी को जिस्म को जलाता है बल्कि जहन भी इसमें झुलस कर रह जाता है। हो सकता है पीड़ित की जान न जाए पर जिंदगी बेहद बोझिल और दर्दनाक होकर रह जाती है। हमारे थे, हमने पीछे कुछ भी नहीं देखा। हमारे थे अचानक ही पीछे से ही किसी ने डाला था। हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कौन है हमारे पीछे। एकदम भगदड़ डाला, एकदम हमारे जलन हुई, किसी ने सुना भी नहीं। तो उसके बाद हमने पानी मांगा, किसी ने पानी नहीं दिया। अगर रिवॉल्वर या बंदूक या कोई भी हथियार खरीदने जाएं, तो ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए कई नियमों से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि इन हथियारों से किसी की भी जान ली जा सकती है। लेकिन किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद करने या किसी की जान लेने के लिए काफी तेजाब बड़ी आसानी से बाजार में उपलब्ध है। तेजाब पीड़ित लड़की की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब के हमलों की घटनाएं रोकने के इरादे से इसकी बिक्री पर अंकुश लगाने की नीति तैयार करने के मामले में गंभीर नहीं होने के कारण केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेजाब के हमलों से रोजाना लोग मर रहे हैं, लेकिन न्यायालय को आश्वासन देने के बावजूद केंद्र इस बारे में नीति तैयार करने में विफल रहा है। मैं चाहती हूँ कि एसिड बैन हो जाए, ये मेरी मांग है। और आज उन्होंने, सरकार ने, गवर्नमेंट जो वकील है उनको फटकार लगाई है। सरकार कुछ करना ही चाहती है, कानून कुछ करना ही चाहती है तो एसिड पे बैन करे। और प्लस जितने भी हम सर्वाइवर्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब इशू किया जाए, जो कि और उनका ट्रीटमेंट में देखा जाए कि कितना बहुत खर्चा होता है, बहुत दिक्कत होती है। हमारे साथ साथ हमारी फैमिली भी मरती है। तेजाब के इस हमले में लक्ष्मी के हाथ, चेहरा और शरीर के दूसरे हिस्से झुलस गए थे। तेजाब पीड़ितों के दर्द को महसूस करते हुए याचिका में लक्ष्मी ने नया कानून बनाने या फिर भारतीय दंड संहिता में ही उचित संशोधन करके ऐसे हमलों से निपटने का प्रावधान करने और पीड़ितों के लिए मुआवजे की व्यवस्था का अनुरोध किया है। ऑपरेशंस होते जा रहे हैं। किसी के 54, किसी के 50, किसी के 20, किसी के 10 ऐसे करके ऑपरेशंस हो रहे हैं। बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं, तो किसी की आंखें चली गई है, इतना कुछ है। तो मैं बस यही कानून से कहना चाहूँगी, सरकार से कहना चाहूँगी, प्लीज देखिए, आंख खोल के देखिए कि ये हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि यदि 16 जुलाई तक सरकार इस बारे में कोई नीति तैयार करने में विफल रहती है तो फिर वह उचित आदेश पारित करेगी। जिस्म पर लगे घाव तो सबको दिखते हैं, लेकिन जहन पर लगे घाव किसी को नजर नहीं आते। आत्मनिर्भर और जिंदा दिली से भरपूर एक औरत देखते ही देखते असहाय और दूसरों पर निर्भर हो जाती है। क्यों नहीं इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचा जाता। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एस.सी. अरोड़ा जी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकील हैं, तेजाब हमलों के शिकार पीड़ितों के इंसाफ के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद भारद्वाज जी और साथ ही डॉक्टर उपनीत लाली, इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ की उपनिदेशक हैं। एस.सी. अरोड़ा जी, आप कई मामले अदालतों तक लेकर गए हैं। तेजाब हमलों से जो पीड़ित है आपसे मिलती हैं, एक जो दर्द आप महसूस कर पाते होंगे, आपने उनसे बात की है, आपको लगता है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिक्री पर अंकुश लगे तेजाब की, इससे कुछ सुधर सकता है? जहाँ तक बिक्री पर अंकुश लगाने की बात है, ये एक पहलू है। इस क्राइम को रोकने की तरफ एक कदम कहा जा सकता है। कहाँ तक ये रेगुलेट कर पाएगा, कहाँ तक नहीं। आर्म्स एक्ट में हम देखते हैं कि कितने रेगुलेशंस हैं, लाइसेंस देने का कितनी सख्ती है उसमें, लेकिन फिर भी इस्तेमाल होता है, कट्टों का इस्तेमाल होता है, देसी पिस्टल का इस्तेमाल होता है, जैसे भी हथियार अनलाइसेंस्ड वेपन होते हैं। तो कहाँ तक कामयाब हो पाएगा ये देखने वाली बात है। हालांकि मैंने भी हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली थी जिसमें मैंने ये मांग की थी कि अनलाइसेंस्ड पोजेशन ऑफ एसिड शुड बी ट्रीटेड एज एक्सप्लोसिव, पोजेशन ऑफ एक्सप्लोसिव अंडर द विस्फोटक की श्रेणी में रखा जाए। तो उस पर नोट्स हुआ है। देखना पड़ेगा कि कैसा कोई इनोवेटिव मेथड हो जिससे एक्चुअली कुछ कामयाबी मिले। अदरवाइज रेगुलेट करना, कहना बड़ा आसान है, उसके ऊपर कितनी आपको मैन पावर, कितनी इंस्पेक्टिंग टीम्स, कितने लोग होंगे जो ये करेंगे। और ये जब प्लानिंग होती है सीक्रेटली होती है,
जी, किसी को पता नहीं किसके मतलब पास सरकार जो asset है, नीतियां किसके बना पास रही है वो नहीं क्या कर रही है और किन मापदंड पर बना रही है वो उसे ही पता होता है। विनोद जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से एस.सी. अरोड़ा जी भी कह रहे हैं कि मुश्किल होगा, तो क्या इस मुश्किल का कोई हल नहीं निकल सकता? देखिए, मैं अरोड़ा साहब की एक बात से तो पूर्णतः सहमत हूँ कि इस प्रकार की कोई भी नीति जो बिक्री को रेगुलेट करने की है, तेज़ाब के मामले में शायद उचित तरीके से कारगर सिद्ध ना हो। पर फिर कुछ ना कुछ तो कठोर कदम उठाने होंगे ना। कठोर- अगर आप सजा की बात करते हैं, सजा का प्रावधान अब जो नया बिल आया उसमें हो गया है, मुआवजे का अभी क्या है, कुछ तय नहीं है। देखिए, हरियाणा सरकार ने इस मसले के ऊपर एक पॉलिसी बनाई है जिसके तहत उन्होंने ना केवल इस बात का प्रावधान रखा है कि जो भी कोई एसिड अटैक का विक्टिम है उसकी कॉम्पनसेशन हो, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज भी हैं और उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए स्टेट लेवल कमेटी भी है। कितना मुआवजा मिलता और है? उसमें इमीडिएट तो एज अ मैटर ऑफ इमीडिएट रिलीफ 25,000 रुपये तो तुरंत मिल जाते हैं और 5 लाख रुपए तक की उसमें कॉम्पनसेशन की प्रोविजन है। इसके अलावा जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर होते हैं किसी इस प्रकार के विक्टिम की ट्रीटमेंट के लिए, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल लिम्ब और प्लास्टिक सर्जरी के भी, वो भी पूर्णतया सरकार द्वारा उनका खर्चा उठाया जाएगा। 100% रिइंबर्समेंट। इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, इस प्रकार के हमले अगर हम अमूमन देखें तो इस प्रकार के हमले उन लोगों द्वारा किए गए हैं जो या तो विक्टिम की जानकारी में थे या दे हैड बीन फॉलोइंग द विक्टिम, वो विक्टिम का पीछा कर रहे हैं या उनको जो है परसुएड कर रहे हैं किसी कार्य के लिए। ऐसी अवस्था में हमारे समाज को और विक्टिम को भी इतना जागरूक तो होना पड़ेगा कि यदि कोई इस प्रकार का व्यक्ति उनकी चेजिंग कर रहा है, उनका पीछा कर रहा है, तो वो उचित रिस्पॉन्स और अथॉरिटीज़ को इस बात से अवगत कराए। एंड ऑफ कोर्स ये उम्मीद भी की जाती है कि अथॉरिटी उनकी शिकायत को गंभीरता से लेंगी ताकि इस प्रकार का कोई एक्शन ना हो उस विक्टिम से या उस विक्टिम के अगेंस्ट जो एक्यूज्ड है प्रोबेबल, इस तरह का ना हो। प्रिवेंटिव एक्शन और अवेयरनेस, ये दो जो तरीके हैं ये इफेक्टिव हो सकते हैं। और इस तेजाब प्रकार की के बिक्री पर जो अंकुश लगाने की बात हो रही है, देखिए, तेजाब की बिक्री पर अंकुश लगाने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि तेजाब सिर्फ और हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। तेजाब आपके लिए एक रोजमर्रा की जरूरत है। आप घर में यूज कर रहे हैं, एज अ टॉयलेट क्लीनर यूज कर रहे हैं, आप एडिबल एसिड्स हैं, आपकी फैक्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, वो इतना ओपनली अवेलेबल है, आपकी गाड़ी की बैटरी में अवेलेबल है, आपकी क्लास 8 से लेके वहाँ पे स्कूल की लेबोरेटरीज में अवेलेबल है। और कोई भी आदमी जो मॉडरेट इंटेलिजेंस का आदमी है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है क्योंकि उसके कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए इस चीज को पूर्णतया रेगुलेट करना प्रॉब्ली संभव नहीं होगा और हमारी इकोनॉमी में रेगुलेशन ने हमेशा भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। इस बात से हमें जो है मुख मोड़ना नहीं चाहिए। का उल्लंघन हुआ है, रेगुलेशंस का उल्लंघन भी हुआ है और उसने भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया है। दोनों ही चीजें रही है ना हमेशा, कि जब हम सेल को रेगुलेट करते हैं और उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल इंडस्ट्री में हो रहा है, हमारी सारी फर्टिलाइजर बेस्ड इंडस्ट्री उसी के ऊपर है, हमारी फार्मा बेस्ड इंडस्ट्री है, हमारी फूड बेस्ड इंडस्ट्री है, हमारी क्लॉथ बेस्ड इंडस्ट्री है जो कि हमारी उसमें चाहे डाइंग के लिए काम आए, चाहे टैनिंग के लिए काम आए, लेदर बेस्ड इंडस्ट्री है। तो हर जगह इंडस्ट्रियल यूज है, उसका घरों में इस्तेमाल है, तो उसको आप इफेक्टिवली रेगुलेट नहीं कर सकते। अरुण साहब, अगर हम विनोद जी की बात देखें तो क्या जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि सरकार नीति बनाए, तो फिर सरकार नीति कैसे बनाएगी? यही तो देखने वाली बात है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट बहुत गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर है, लेकिन परसेप्शन में बहुत डिफरेंस है। आज मैंने हाई कोर्ट में यही बात की थी एसिड को रेगुलेट करने में, तो हाई कोर्ट को मेरी बात नहीं जची थी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसको करो, लेकिन हाई कोर्ट रिहेबिलिटेशन पर बहुत गंभीर था। इनको रिजर्वेशन देना और इनको फेयर प्राइस शॉप्स के देने के जो मैंने सजेशन दिए उन पर बहुत गंभीर था। परसेप्शन का डिफरेंस इसलिए हाई कोर्ट ने भी यही कहा और मेरे को लगा कि हाई कोर्ट शायद ठीक कह रहा है। हाई कोर्ट ने मेरे को यही कहा कि इसे कामयाब कैसे करोगे, इसमें भ्रष्टाचार भी होगा, इसमें ये ब्लैक भी होएगी एसिड वगैरह की, तो कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट। डॉक्टर उपनीत, जिस तरह से अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि पुनर्वास पर जोर दिया है, यानी एक हमले हो जाता है, ये उसके बाद की बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है कि बिक्री पर अंकुश लगे वो ये है कि अगर अवेलेबिलिटी आसानी से नहीं होगी, उपलब्धता नहीं होगी, तो ये हमले शायद कम हो जाएंगे। आपको लगता है कि अगर उपलब्धता थोड़ी सी उसमें कड़ाई कर दी जाए तो शायद हमलों में भी कमी आए?
देखिए, दोनों ही अप्रोच ज़रूरी होती हैं किसी भी अपराध को, और पर्टिकुलरली जब हम कहते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए, तो प्रिवेंशन भी ज़रूरी है और रिहैबिलिटेशन भी ज़रूरी है। और अगर उपलब्धता को थोड़ा कठिन कर दिया जाए तो उसमें जाहिर है कि ज़रूर अटैक कम होंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि तकरीबन मेरे ख्याल दुनिया में 1500 अटैक जो है एक रिपोर्ट हुआ है कि दुनिया भर में होते हैं, और सबसे ज़्यादा भारत में हो रहे हैं। एशियाई मुल्कों में एशियाई ज़्यादा मुल्क में ज़्यादा है। जी। तो दूसरे देशों ने भी इसमें, बांग्लादेश वगैरह ने, उन्होंने भी इसमें एसिड सेल पर उन्होंने कर्टेल किया है, कर्ब किए हुए हैं। तो देखा जा सकता है कि कैसे इसको आप इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अब जहाँ पर अगर हम रेगुलेशन लाते हैं तो उसमें करप्शन और ब्लैक मार्केटिंग और कुछ समस्याएं का हो जाता है, लेकिन रिहैबिलिटेशन भी, पुनर्वास, वो भी ज़रूरी है। विनोद जी, ये सोचकर कि उल्लंघन होगा किसी चीज़ का या वायोलेशन होगा, आप कानून तो बनाते ही हैं ना? देखिए, उसको जब भी कोई कानून बनता है हमें ये ध्यान रखना चाहिए किसी भी कानून के लिए और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि वो कानून प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली इन्फोर्सेबल है। ये दोनों चीज़ें, निसंदेह इस प्रकार के हमले जो हैं वो खेदजनक हैं और किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार के हमलों को कोई मंजूरी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप रेगुलेशन इस प्रकार की बनाना चाहते हैं जिसका इफ़ेक्ट एवरीडे लाइफ पे पड़ेगा, हर आदमी के ऊपर पड़ेगा, और जहां लार्ज स्केल पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेशन होगी, उस सिचुएशन में सिर्फ इस बात पे कि भी वो हमला हो रहा है वो सिर्फ एक ग्राउंड नहीं है। जैसा उपनी जी ने भी बताया, 1500 हमले साल भर में पूरी दुनिया में हुए हैं। तो जब कानूनविद किसी समस्या के ऊपर कानून बनाने बैठते हैं तो उसके हिसाब से 1500 केसेस वर्ल्ड ओवर ये बहुत मिनिमल फिगर है। पर जिनके साथ ये निसंदेह मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। उनकी जिंदगी वही जानते हैं। निसंदेह आपकी बात से पूर्णतः सहमत हैं कि जिनके साथ हुआ है उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ और ये भी तो देखना है कि आगे ये घटनाएं बढ़े ना, ये पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की चीजों की, या इन चीजों को बढ़ावा ना मिले, इसके लिए ऑफ कोर्स प्रावधान किया गया। अब जैसे 326 के अंदर एसिड अटैक को भी शामिल किया गया कि भी ये जो है गंभीर अपराध की श्रेणी में आए, जहां पे मिनिमम सेंटेंस का भी प्रावधान किया, 10 साल की उसमें सजा का प्रावधान रखा है। तो उस तरह की प्रोविजन रखी जा सकती है जहां पे पनिशमेंट को एज अ डेटरेंट फैक्टर लिया जाए। अरोड़ा साहब, हम जब चर्चा कर रहे हैं ये निकल के आ रहा है कि बिक्री पर पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं है, तो फिर इसका हल क्या है कि हमले हो ना? पुनर्वास की बात हम बाद में करेंगे और जो ट्रीटमेंट होता है, जो खर्च होता है उनके इलाज में, उसकी बाद में हम बात करते हैं, लेकिन उससे ये ऐसे हमलों को रोकने के लिए क्या किया जाए? विनोद जी कह रहे हैं कि कड़े कानून बने हैं, लेकिन आपको लगता है जब आरोपी पकड़ में ही नहीं आता, जैसे प्रीति राठी वाले केस में, तब क्या डर है? वो तो किसी केस में भी हो सकता है, कत्ल के केस में भी हो सकता है, किसी भी केस में हो सकता है कि कोई आदमी पकौड़ा हो जाता है या पकड़ा नहीं जाता। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ऐसा अटैक के केस में ऐसा हो रहा है। और कितने कानून बने हैं, अपराध कितना कम हो रहा है, हम सब जानते हैं, सख्त से सख्त कानून बने हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें जो करने वाली जो नए ऑर्डिनेंस में नहीं है, नया एक्ट जो 2013 3 फरवरी से लागू हुआ है, एक तो है फास्ट ट्रैक का प्रोविजन होना चाहिए। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस साहब यह कह रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ इस बात पर कि ये भी स्पेशल कोर्टों को दे दिया जाए, डे टू डे बेस पे ट्रायल हो, क्योंकि जब तक ट्रायल कंक्लूड होता है, लंबा हो जाता है, तब तक कई बार दबाव पड़ जाता है और अपराधी पैसा वगैरह देकर या ट्रीटमेंट का खर्चा देकर अपने आप को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये इस चीज़ को रोकने के लिए तुरंत होना चाहिए, एक तयशुदा वक्त में हो, तयशुदा वक्त में। जैसे रेप के केसों में स्पेशल कोर्ट्स बनी हैं, एसिड अटैक केसों में स्पेशल कोर्ट बने, और जो सेंट्रल एक्ट में लिखा हुआ है कि फाइन इम्पोज किया जाएगा जो सफिशिएंट होगा उसकी ट्रीटमेंट के लिए। बड़ी अजीब बात है, फाइन तो तब इम्पोज करोगे जब आप उसे सजा दोगे। हाँ, कोई भाग गया तो उसके केस में जब क्या दोष होगा? और साबित होगा। और यदि आपने इम्पोज कर दिया फाइन 20 लाख रुपया और वो एक पैसा देने को तैयार नहीं, तो क्या करोगे? तो इसके लिए तो जैसे हरियाणा ने स्कीम बनाई है, ऐसी स्कीम में सभी स्टेटों में होनी चाहिए, पंजाब में, यूटी में, सभी स्टेटों में ऐसी स्कीमें होनी चाहिए। हरियाणा में विनोद जी एक बार विस्तार से जानना चाहेंगे, जैसे एक वॉलीबॉल खिलाड़ी पर भी अभी पिछले साल एसिड अटैक हुआ था, उसका भी खर्च शायद सरकार ने उठाया है, तो कितना पुनर्वास के लिए हरियाणा सरकार कर रही है? देखिए, हरियाणा सरकार ने जो अपनी पॉलिसी निर्धारित की उसमें जो भी मेडिकल एक्सपेंस है वो तो पूर्णतः 100% ही सरकार वहन कर रही है। उसमें यदि आर्टिफिशियल लिम्ब लगाने का भी कोई खर्चा आता है या जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह का खर्चा आएगा वो भी पूर्णतः हरियाणा सरकार ही वहन करती है।
इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ के अंदर वुमेन एक्सपर्ट्स जो हैं, डॉक्टर्स हैं, वो एसोसिएटेड रहेंगे और वो कमेटीज़ जो हैं वो एक रिहैबिलिटेशन या कॉम्पनसेशन असेस करेंगी मेडिकल रिकॉर्ड को एग्जामिन करके, और जो कॉम्पनसेशन वो असेस करेंगी वो पेएबल होगा। इसके अलावा एज अ रिहैबिलिटेटरी मेजर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इस बात का भी फैसला किया है कि उन्हें आप हैंडीकैप्ड कैटेगरी में डाल के उनके लिए कंसिडरेशंस डाली जाएं ताकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनके लिए अवेलेबल सुविधाएं मिल जाएं। प्लस जो हरियाणा सुधार गृह हैं या वहाँ पे आवास हैं, उनमें भी वो रिहैबिलिटेशन या वहाँ पे अपना आश्रय सीख कर सकती हैं। सरकार ने उन चीज़ों का प्रावधान किया। ये नियम अभी बनने हैं, बन चुके हैं, ये इन फोर्स हैं। कोई भी आदमी या कोई भी एसिड अटैक विक्टिम वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ को अपनी शिकायत दे सकते हैं, अपना खर्चा उनसे मुआवजा मांग सकते हैं। और उसमें ये है कि भी 15 दिन के अंदर अंदर जैसे ही शिकायत आती है उसका सिर्फ वेरीफाई करके 25,000 रुपये तो इमीडिएटली रिलीज़ कर दिया जाए और फिर उसकी जितनी भी ट्रीटमेंट है वो सारी की सारी सरकार ही वहन करेगी। डॉक्टर उपनीत, अगर हम इसकी भी बात कर ले कि एक बार पुनर्वास होता है, पुनर्वास के बारे में सोचती हैं सरकारें, मुआवजा भी दिया जाता है, लेकिन एक महिला होने के नाते क्या हम ये सोच सकते हैं कि जिस भी लड़की या महिला पर ये तेज़ाब से हमला होता है उसके जहन में जो उसकी मानसिक अवस्था होती है वो उससे कैसे पार पाएगी? क्या मुआवजा उसकी मानसिक अवस्था को बदल पाएगा, मजबूत कर पाएगा जिस तरह से वो टूटती है? रिहैबिलिटेशन में केवल फाइनेंशियल ही नहीं पार्ट आता है कि आप उनको कुछ मुआवजा दे दें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको काउंसलिंग दी जाए। कोई भी विक्टिम जो है टूट जाती है क्योंकि उसके सिर्फ ना केवल चेहरे पर या बॉडी के ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन उसकी सोल पर जो हम कहते हैं कि उस पर भी अटैक होता है। और बहुत सेल्फ एस्टीम, क्योंकि एक चेहरा बिगड़ गया और फैमिली के लिए भी काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता होती है, तो एकदम टूट जाते हैं। यहाँ तक ये भी सोचते हैं कई बार कि हम मर जाते तो शायद बेटर था। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और ये ना रेप विक्टिम्स के लिए है और ना इन एसिड विक्टिम्स के लिए है। जी अरुण साहब, क्या किसी तरह की काउंसलिंग नहीं की जाती? जैसे इंद्रजीत का मामला आपके पास था, उसने भी खुदकुशी की कोशिश की थी, तो क्या किसी तरह का उनको मनोवैज्ञानिक चिकित्सा उनको उपलब्ध नहीं कराई जाती? एक्चुअली काउंसलिंग की प्रोविज़न कहीं किसी भी पॉलिसी में डाली नहीं हुई और काउंसलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए एनजीओज़ भी कोशिश कर सकते हैं, हम लोग भी कोशिश कर सकते हैं, सभी को मिलकर करनी चाहिए। आपने जैसे बताया कि उसने मरने की कोशिश की थी, आपको शायद लेटेस्ट पोजीशन पता है या नहीं पता कि हाई कोर्ट के आदेशों पर पंजाब सरकार ने 3 लाख रुपया उसे दिया था कि वो अपनी आंखों का ऑपरेशन चेन्नई में एक शंकर नेत्रालय वहाँ से करा सके। जी, वो देख भी नहीं सकती थी, लेकिन वो ऑपरेशन फेल हो गया। तो जिस दिन ऑपरेशन फेल हो गया मेरे को फिर शंका थी कि अब फिर शायद वो वही अटैम्प्ट ना करे। तो मैं यहाँ बैठा काउंसलिंग तो नहीं कर सकता था, मैंने फ़ोन करके उन्हें ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में भी ऐसे ही डिसेबल्ड कैटेगरी में आप लोगों का पुनर्वास हो जाए, कोई नौकरी मिल जाए, और जब तक नौकरी नहीं मिलती मैं आपको मंथली कुछ मैंने पेमेंट निर्धारित की और भेजी हुई पिछले महीने 5,000 पर नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ लोग और भी आगे हैं, आ सकते हैं, अकेला मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट ए फिलैंथ्रोपिस्ट। लेकिन जहाँ दर्द होता है वहाँ कोई बार एकदम आदमी को देखना होता है कि यही ऐसा ना हो कि आत्महत्या कर ले, कोई ना कोई दवा निकल कर आ जाती है, वो कुछ कर नहीं सकती। उसकी मदर गुरुद्वारे में झाड़ू वगैरह पोछा दे के शाम को रोटी खाती है। तो ऐसे हालात में जब आंखें भी चली जाएं तो कुछ भी कर सकता है, तो उसे इमीडिएट दिलासा देना बड़ा ज़रूरी था। ये भी एक काउंसलिंग है कि आपको हम ब्लाइंड कोटे में नौकरी दिलवाने की कोशिश लगातार करते रहेंगे, पॉलिसी पंजाब सरकार से बनाने के लिए भी लड़ते रहेंगे हाई कोर्ट में, और तब तक मैं आपके साथ हूँ। विनोद जी, हरियाणा की बात करें तो आपने ठीक कहा कि मुआवजे भी है, पुनर्वास की भी व्यवस्था है, काउंसलिंग की भी कोई व्यवस्था है? देखिए, काउंसलिंग की व्यवस्था के लिए बेसिकली तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ के अंदर जो मेंबर्स हैं उनमें वुमेन एक्टिविस्ट भी हैं, उसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हैं जो वहाँ जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन 2 पहलू उभर के आते हैं हर बात में। काउंसलिंग सिर्फ विक्टिम की जाए या काउंसलिंग उनके उस पारिवारिक माहौल की भी की जाए, हाँ। क्योंकि जिस समाज में आप रह रहे हैं उनका किसी भी विक्टिम के प्रति क्या दृष्टिकोण है और किस प्रकार का उनका व्यवहार है, क्योंकि कोई भी विक्टिम वो अपनी मर्जी से किसी सर्कमस्टेंस में नहीं घुसा है या वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, तो उसके इमीडिएट हालात जो उसके चारों तरफ हैं वो हमेशा इस बात के लिए जिम्मेदार होते हैं कि उसका कंडक्ट क्या है या वो क्या सोच रहा है। इसलिए
2 लेवल के ऊपर हमारे को काउंसलिंग की आवश्यकता रहती है। निस्संदेह उसके अंदर एक दृष्टिकोण, जो सामाजिक दृष्टिकोण है, वो परिवार का भी, आपके अड़ोस पड़ोस का, मोहल्ले का, समाज का, इसके लिए तो जागरूकता ही हमें लानी पड़ेगी, ताकि वो है दृष्टि या किसी प्रकार का भेदभाव इस प्रकार के विक्टिम के साथ ना अपनाए, क्योंकि ये उसकी चॉइस नहीं है, उसकी ये मजबूरी थी और ये उसने चुना नहीं है। हाँ, समाज में वो भी उसमें रह वो रही जागरूकता है, के लिए उसी समाज में जिस तरह से वो रह रही थी, अब हालात बदल जाते हैं। हाँ जी, तो उसमें जो एक रोल है, रोल निर्धारण वो स्वयं का भी करना है, वो समाज का भी करना है, अड़ोस पड़ोस ने भी करना है, एनजीओज भी पार्टिसिपेट करें, मीडिया चैनल एनलाइटमेंट करें लोगों की, ताकि सोच बदली जा सके। वही एक अप्रोप्रिएट कोर्स है, ताकि विक्टिम्स की एटलीस्ट जो उनके जहन के अंदर जो चोट है, जिसके चलते वो अपना जीवन उनको दुश्वारियों भरा लगता है, एटलीस्ट वो एहसास कम हो सके, मजबूती से लड़ सके जो इस वक्त हालात है उनसे। चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया है, जाने से पहले एक फाइनल कमेंट डॉक्टर उपनीत। देखिए, विक्टिम जो है एम्पावर्ड भी फील करते हैं। अब लक्ष्मी आप देख लीजिए, तो उसने सपोर्ट मिली, दूसरों के लिए भी लड़ रही है, दूसरों के लिए भी लड़ रही है, तो यही आशा होती है कि सपोर्ट अगर अवेलेबल होए और समाज की सपोर्ट अवेलेबल होए, तो विक्टिम ज़रूर अपनी ज़िंदगी जो है वो जी सकती है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग जो हैं अवेलेबल होएं, और साथ ही साथ में हमारे को लड़कों को और लड़कियों को दोनों को ये ज़रूर सिखाना है कि आप ऐसा काम मत करें। रिस्पेक्ट, इज्जत हो, एक दूसरे को इज्जत देना सीखे। सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक काउंसलिंग का संबंध है, ये ब्यूरोक्रेसी काउंसलिंग नहीं कर सकती। काउंसलिंग एनजीओज कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं जिनका दर्द समझते हैं। तो हम लोगों को आगे आना चाहिए, हम लोग इकट्ठे होकर को आगे आने की ये जैसे एसिड अटैक के विक्टिम हैं या रेप के विक्टिम हैं, इनको संभालने के लिए, काउंसलिंग देने के लिए हमें आगे आना होगा। मेरे को ये बताकर बड़ी तसल्ली हो रही है कि पिछले 2-3 महीनों में मैं चंडीगढ़ में 3 रेप के विक्टिम को काउंसलिंग करके इतना मजबूत करके खड़ा किया है कि वो मेरे को अपना पापा मानती हैं और मैं बेटी मान रहा हूँ उनको, और उन्हें वो कहते हैं कि अब हम जी सकते हैं। सो ऐसी काउंसलिंग हमें करनी पड़ेगी, प्रेरणा देने की, ऐसी प्रेरणा और काउंसलिंग देनी पड़ेगी। ये ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती, हमें ऑफिशियल दम पे डिपेंड करना ठीक नहीं रहेगा। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तेजाब हमलों के मामलों में देखा जाता है कि दोषी जमानत पर रिहा हो जाते हैं और उनकी जिंदगी आगे बढ़ जाती है, जबकि पीड़ित की जिंदगी वहीं की वहीं थम कर रह जाती है। तेजाब हमलों की शिकार पीड़ित एक सुर में इस बात पर जोर देती है कि इस अपराध के लिए कड़े से कड़े कानून की ज़रूरत है, ताकि दोषियों के मन में कानून का खौफ हो। वहीं समाज को भी पीड़ितों के जख्मों पर हमदर्दी और सहारे का मरहम लगाना होगा, ताकि ये जिंदगी में वापस लौटने की तरफ एक कदम बढ़ा सके। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।